जिंदगी में अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आप मरे हुए इंसान हैं। साथियों, आज का विषय यही रहेगा और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे विचार पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव आए और उन सुझावों से मुझे कुछ सीखने को मिले और आपको भी कुछ सीखने को मिले। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि साथियों आप हैं तो मैं हूं। आपकी ताकत ही मेरे अंदर बोलती है, क्योंकि मैं आप पर इतना विश्वास करता हूं कि 8 साल से साथियों मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त यानी कि आप मुझे इतना कोऑपरेट करते हैं और वही चीज मुझे आगे तक लेके जाएगी। आपका सहयोग बहुत मेरे लिए जरूरी है। बहुत सारे साथी नए जुड़ते जाते हैं और बहुत सारे साथी जिन्होंने मात्र कुछ दबंग लोगों के द्वारा जो फैलाया हुआ भ्रम था वो देख लिया और उन्होंने सोच लिया कि मास्टर सुखविंदर गोखा इज ए बैड कैरेक्टर इंसान इन दिस वर्ल्ड। हाँ, मैं बैड कैरेक्टर हूं क्योंकि मैंने एक गरीब लड़की की जान बचाई है। वो अच्छे इंसान है जो उस लड़की का रेप करना चाहते थे, जो मेरे साथ काम करती थी, जो बिल्कुल गरीब घराने से बिलोंग करती थी। वो अच्छे कैरेक्टर हैं। उन कैरेक्टर्स का मेरे पास पूरा बायोडाटा है। वही गांव, वही सारी चीजें, वही मंदिर, वही नंबरदार। सरपंच बदल गया, कोई बात नहीं। सरपंच उस दिन पंचायत में था भी नहीं, क्योंकि पंचायत का कोई मैटर भी नहीं। ये ख्वाब पंचायतों का जो भय जंगवीर हुड्डा ने जो दिखाया, दमखम दिखाया अपना, तो साथियों वही मेरा अब मकसद बन चुका है जिंदगी का। और मैं ये कहता हूं कि आपका भी जीने का कोई न कोई मकसद होना चाहिए। अब मेरा मकसद जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें राइट्स दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी दलित के लिए काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने हर समुदाय के लिए काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाबा साहब का दुष्प्रचार किया गया और बाबा साहब को मात्र ये बता दिया गया कि वो दलितों के मसीहा थे। अगर रियल में बाबा साहब को आप जानेंगे तो वो एक ऐसे आत्मा थी, वो परमात्मा थे, वो गॉड थे हमारे देश के लिए। लेकिन वो उन परिस्थितियों में भी जिस समय इतनी कोई फैसिलिटी नहीं थी, इतना कुछ कर गए। लेकिन आज जो बाबा साहब का नाम लेकर अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, बाबा साहब की राहों पर चल रहे हैं, ऐसा संदेश दे रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय श्री राम। कुलदीप शर्मा जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं शर्मा जी कि मेरे तो फेसबुक ने टैगिंग शेयरिंग सब कुछ बंद कर दिया है, कृपया करके आप कोऑपरेट करें ताकि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से
हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है पूरा अमेरिका भी, क्योंकि मेरा एक पेज कोरोना काल में उड़ गया जिसमें मैंने देश हित के बारे में एक स्पीच दिया था। क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रहित के बारे में बोलता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे उसकी असलियत को सामने नहीं आने देते। लेकिन गोल्ड इज नेवर जंक्ड में हर लाइव में बोलता हूं कि सोने को कभी भी जंग नहीं लगेगा। आप जितना चाहो दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक दिन सच्चाई ऊपर आने वाली है। कल का जो मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट था साथियों, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, माता बहनों ने पसंद किया। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप इस समाज को एक नई राह दे सकते हैं। कुलदीप शर्मा जी की कमेंट आई है, वे साथियों सच्चाई पर बोलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवान पर भरोसा रखिए। बिल्कुल जी। लेकिन आपने लिख दिया, लेकिन कुछ जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं वो भगवान को नहीं मानते। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि अम्बेडकर जी भी भगवान को मानते थे। वो लोग यहाँ पर, उन लोगों ने ऐसी राजनीति करनी है कि ब्राह्मणों को गाली बको। अंबेडकर ब्राह्मण विरोधी थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये प्रचार नहीं, दुष्प्रचार लोगों ने शुरू कर दिया अपना राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए। बाबा साहब कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं थे। और बाबा साहब की एक पुस्तक तो साथियों लॉन्च ही नहीं हुई, जो उन्होंने उनकी जो दूसरी जो लास्ट स्टेज पर 48 वर्ष के, जब 48 वर्ष से भी ज्यादा 1948 में शादी करते हैं। 1948 में बाबा साहब की एज थी डियर फ्रेंड्स 57 साल की उम्र में जो लड़की बाबा साहब से शादी करती है, थोड़ा सर मुझे दिखाई बहुत कम देने लगा है, थोड़ा राजनीति से दूर रहो। नहीं शर्मा जी, राजनीति में घुसना पड़ेगा, क्योंकि इस राजनीति के चक्कर में मेरा लोगों ने करियर बर्बाद कर दिया। घुसना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई राजनीति में नहीं आना चाहते थे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते ही राजनीति में उतर आए या वो राजनीति करना चाहते थे, उनकी मजबूरी हो गई। उन्होंने जब जिस समय वो डबल पीएचडी थे, उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, उन्होंने नौकरी की। एक एज ए मतलब सचिव, वो अर्थशास्त्री थे, वो राजनीतिज्ञ नहीं थे पहले। हालात पता नहीं क्या करवा देते हैं। फिर उन्होंने एजुकेशन लाइन में कदम रखा, वहां भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। वो मजबूरन राजनीति में आए और यही मजबूरियां
मेरे साथ हो रही है। आज आपका राजनीति में वक्त नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी, राजनीति में वक्त किसी का कभी नहीं होता, लेकिन राजनीति आज हर घर घर में हो रही है। राजनीति में ये नहीं कहता कि मुझे वोट दें, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं मालिक से ये दुआ करता हूं कि ये मालिक कम से कम मुझे ये शक्ति जरूर दे कि मैं सच बोलता रहूं, और सच बोलता बोलता अगर मर जाता हूं, मर्डर हो जाता है, तो कभी न कभी वो सच्चाई जगाने के लिए कोई न कोई व्यक्ति जरूर पैदा हो जाएगा। अमन शर्मा जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और साथियों तक भी आवाज पहुंच जाए। भी मैंने अगर कोई नौकरी करनी होती, डियर फ्रेंड्स, किसी को विश्वास हो या न हो, मेरे पास अब भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं कि मुझे इंटरव्यू तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार नाम लेना है कि सुखविंदर खोखा आया हुआ है। कोई हरियाणा में चैलेंज करने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। जब मैं छोटा था उसी समय से मैं अलग टाइप का बच्चा था, और घर वालों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि ये कोई काम धंधा पकड़ ले। हर माँ बाप की ऐसी इच्छा होती है, मेरे माँ बाप की भी ऐसी इच्छा थी, बट दिमाग उधर गया ही नहीं, और ना ही आज जा रहा और ना ही जाएगा। आई कैन गो लाइव हंगरी, मैं भूखा मर सकता हूं लेकिन उल्टे कदम नहीं रखूंगा। आई कैन बी मर्डर्ड, मैं मर सकता हूं, मतलब मेरा मर्डर करवा सकता हूं, लेकिन उल्टे कदम नहीं रखूंगा। आज जिन लोगों ने मेरी ये हालात की है, क्यों की है, यही मेरा जिंदगी का उद्देश्य है। उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि मैं कहां से गलत था। अगर गलत था तो आप तो सीएम तक चले गए थे, मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं, कुछ जानते नहीं, मास्टर गलत है। मास्टर ने क्या गलत कर दिया? शर्मा जी भाई साहब को का सहयोग करो। अच्छा इंसान है। कुलदीप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन शर्मा जी मेरा बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, और जैसा भी इनसे बन पड़ता है वो मेरा सहयोग करते हैं। और सिर्फ शर्मा जी नहीं, जितने भी साथी मुझसे जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, हर व्यक्ति मेरा सहयोग कर रहा है 8 वर्षों से। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हो आप।
मैं आपसे आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी आपको अपने दिल में बसाए बैठा हूं। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वी विल मीट फिजिकली, हम आमने सामने होंगे, हैंडशेक होगा। रीता देवी जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा लाइव का जो विषय है साथियों, अगर आपका जिंदगी में कोई पर्पज नहीं है तो यू आर ए डेड सोल, आप एक मरी हुई आत्मा। फिर अपने जिंदगी का कोई मकसद बनाए जीने का। जिस दिन आप जिंदगी का मकसद बना लोगे, उस दिन ये समझिए कि पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मैंने अपना मकसद बनाया है कि मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो साथियों इतने परेशान हैं कोर्ट कचहरी के लफड़ों से। मैं ये नहीं मानता कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, संविधान अच्छा है, बाबा साहब का इसमें कोई दोष नहीं है, बट जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि न्यायपालिका जो है, उसमें इतनी गड़बड़ी है, वो बाबा साहब ने नहीं की कि मैं ये कह दूं कि बाबा साहब ने की है। बाबा साहब के अकॉर्डिंग अगर ये देश चलता तो ये देश बहुत आगे तक चला जाता। लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी व्यवस्था है, न्यायपालिका व्यवस्था, वो इतनी खराब है, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। साथियों, आज से 8 साल पहले, 8 साल हुए नहीं हैं अभी, मीन्स कि 2-3 महीने बाकी है, हो जाएंगे। 23 मई 2025 को मेरे भाई की पत्नी सुसाइड कर लेती है। नई नई शादी थी, मेरे भाई के साथ उसने ओनली 8 दिन बिताए और 8 दिन बड़े खुशी से बिताई। मेरा छोटा भाई कैग डिपार्टमेंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल में, सेंट्रल गवर्नमेंट डीओ की पोस्ट पे, जिनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश ग्वालियर, 8 दिन में उसको ऐसी क्या प्रताड़ना हुई कि उसने सुसाइड करना पड़ा। हकीकत यह थी कि उस लड़की का अफेयर किसी और लड़के के साथ था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती नौकरी के चक्कर में, भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उस लड़की की शादी कर दी। और 23 मई की रात 2017 को रात के ठीक 10 बजे उसके प्रेमी का फोन आता है, लड़की के प्रेमी का फोन आता है। उसने पता नहीं क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो उसी रात सुसाइड कर जाती है, मर जाती है, हैंगिंग कर जाती है, फांसी के फंदे पर लटक जाती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस जो मैंने अनुभव किया है, आप भी सुने। एक आपको इन चीजों से नॉलेज मिलेगी कि किसका लफड़ा था और कहां पर आकर पड़ गया। एक प्रेमी का फोन आता है रात के 10 बजे और उसी रात वो फांसी के फंदे पर झूल जाती है।
24 तारीख को सुबह मेरे भाई का फोन आता है घर पे कि वो तो खत्म हो चुकी है। इधर यूपी में या एमपी में ऐसा ही बोला जाता है कि खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब मर गई। और मैं उस समय साथियों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में था। मेरा सेमिनार था। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट करना था। मेरे पास फोन आता है कि वो तो जो भीम सिंह की घरवाली थी वो मर गई। मैंने साथियों मेरा सेमिनार मिस नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए मेरा कर्म पहले है। मैंने कहा ठीक है, मर गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा सेमिनार है हनुमानगढ़ में, मैं वो सेमिनार अटेंड करूंगा। साथियों मैंने वो सेमिनार अटेंड किया। मेरे पिताजी यहाँ गांव से कुछ पंचायती व्यक्तियों को लेकर और लड़की पक्ष से कुछ पंचायती इकट्ठे होकर ग्वालियर पहुंच जाते हैं। वो रात के 10 बजे पहुंचते हैं। 24 तारीख को, 24 मई 2017 की घटना। लड़की वालों से पूछती है पुलिस कोई प्रताड़ना थी। लड़की वाले कहते नहीं। इनमें कोई कमी है? कहा नहीं, हमें बस डेड बॉडी दे दो। पुलिस ने कहा हमारा काम डेड बॉडी देना नहीं है, पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको डेड बॉडी मिलेगी, क्योंकि यहां से ये डेड बॉडी हरियाणा में पहुंचनी है। तो साथियों पोस्टमार्टम नाइट को नहीं हुआ। सुबह तक डेड बॉडी वैसे ही रखी थी। सुबह लड़की पक्ष वाले बदल गए। उन्होंने झूठी एफआईआर करवाई कि ये लड़का दहेज में कार मांग रहा था, 1 लाख रुपए मांग रहा था। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी साथी को यकीन नहीं हो रहा हो तो फाइल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो दहेज हत्या 304 की 498 का मुकदमा दर्ज हो जाता है और मेरे भाई को 25 तारीख को जेल में डाल देते हैं। जितने भी मेरे गांव से पंचायती गए हुए थे, एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि आप रात को तो क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति में भी ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर इस ऐसी पंचायतों का, ऐसे पंचायती लोगों का फायदा क्या है जो सच नहीं बोल सकते। और वो मुकदमा डियर फ्रेंड्स 22 महीने कुछ दिन तक चला, लगभग 2 साल चला ये मान लिया। और इतना समय मेरे भाई को जेल में गुजारना पड़ा और इतनी दूर तारीखों पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। और उसी दौरान वो जो लड़की पक्ष के थे वो खेड़ी महम के थे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में खेड़ी महम गांव पड़ता है। अगर कोई उस साइड से सुन रहा है तो इस वीडियो को,
उन लोगों ने दिल्ली यानी कि जो रोहतक दिल्ली रोड है वो जाम कर दिया, हमारे घर की बदनामी कर दी, न्यूज़पेपर में खबरें आई और मेरे काम को चौपट कर दिया साथियों। नहीं, उससे पहले मेरा पब्लिकेशन का बहुत अच्छा काम था। मैं एक दिन में 5-5 हजार किताबें बच्चों को सेल करता और 5-5 हजार किताबें मैं बच्चों को डोनेट करता, दान देता था। क्योंकि पैसा कमाना मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था। जितनी बचत आई वो सारी किताबों के रूप में गरीब बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना ही मेरे जिंदगी का उद्देश्य था। कुछ समय के बाद साथियों उन लोगों ने मेरे ऊपर भी झूठा मुकदमा लगा दिया। 3 बार पंचायतें हुई, मेरे पिताजी ने जो चालान जो पुलिस प्रस्तुत करती है, जो फाइनल रिपोर्ट, हमारे गांव के हर पढ़े लिखे व्यक्ति को दिखाई कि पुलिस कहती है कि कोई चोट नहीं है, किसी ने नहीं मारा, कोई निशान नहीं है डेड बॉडी पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती कोई निशान नहीं है। और वो लोग हमारे पूरे गांव को बदनाम करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन किसी भी गांव वाले की एक व्यक्ति में भी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे गांव को बदनाम क्यों कर रहे हैं। जब पंचनामा है, पंचनामा मीन्स कि पहले पंचनामा होता है डेड बॉडी का, यानी कि 5 व्यक्तियों के सिग्नेचर होते हैं। पंचनामे में कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें कोई निशान नहीं है। और आप लोग अखबारों में पूरे गांव को बदनाम कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति में कोई हिम्मत नहीं पड़ी। ऊपर से गांव वालों ने मुझे ही कहने लगे ये व्यक्ति फैसला नहीं होने देता। डियर फ्रेंड्स, सच बोलेंगे, सच से ना डरते। सच बोलने में किस बात का डर है? तो वहां पर जो ही पंचायत होती जान से मारने की धमकी देता है। किस बात की जान से मारने की धमकी देंगे हम? एक तो मेरा जो पब्लिकेशन का काम था वो ठप हुआ, दूसरा हिसार से ग्वालियर तक के हर महीने में 3-3 तारीख 4-4 तारीख पड़ती, उधर जाना, कितना पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन वहां पर मुझे एक चीज सीखने को जरूर मिली, भारत के कानून के बारे में, कि ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये बहुत ज्यादा खराब है। यहां पे गरीब को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। ग्वालियर की जेल में बहुत सारे जो हवालाती थे या जो कैदी थे, ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैदी वे होते हैं जिनको सजा सुना दी जाती है। हवालाती वे होते हैं जिनकी सजा नहीं सुनाई है लेकिन वो जेल में बंद है। सभी मेरे दोस्त बन गए, क्योंकि मैं जेल में भी पुस्तकें भेजता था। संघर्ष किया। मेरा पूरा गांव
और लड़की वालों का गांव खेड़ी महम, सिर्फ उनके जबान पर एक ही चीज थी, बरी नहीं हो सकता। और मुझे विश्वास था कि सत्य परेशान किया जा सकता, सत्य को हराया नहीं जा सकता। मेरा भाई डेफिनेटली बरी होगा। और उसके लिए साथियों मैंने बहुत प्रयास किया और 9 अप्रैल 2019 को मेरा भाई बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन 2 साल का बिना किसी कारण जेल का टॉर्चर सहन किया तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। कारण एक झूठा मुकदमा। अगर आपको किसी झूठे मुकदमे में ये यातनाएं सहन करनी पड़ जाए, आपके साथ भी हो सकता है। और उसी झूठे मुकदमे में साथियों 7.5 साल तक मैंने महम की तारीख भुगती। उस समय भी मेरे गांव वाले कह रहे थे सजा होगी, लेकिन मुझे विश्वास था कि जीतेंगे, क्योंकि सच्चाई को ओनली परेशान किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई ऊपर आएगी। और मैं आपको इस एक्सपीरियंस से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक बार या पापड़ वाली गाड़ी जान दो फिर बताऊंगा, क्योंकि बहुत एक काम की चीज है। तब तक आप जुड़े रहें साथियों। और बहुत आपके समझ में आने वाली बात होगी। सच्चाई ये है कि अगर आपके घर का काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, आपके आस पड़ोस में खलबली मच जाती है कि इस व्यक्ति का काम अच्छे से क्यों चल रहा है। और जो ही आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, डियर फ्रेंड्स, उन्हें दिल से खुशी मिलती है, खुश होते हैं वो लोग, खुश हो जाते हैं कि अब फंस गए। वो लोग झूठे मूठे आंसू दिखाकर आपकी बातें पूछेंगे और बाहर जाकर आपकी बातों का आनंद लेंगे कि अब फंस गए, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ बीती हैं। हमारे गांव के लेवल के हिसाब से एक अच्छा, यानी कि अच्छे लेवल का घर है, लेकिन जो ही हमारे घर पर मुसीबत आई, लोगों ने एक चीज महसूस की, अब फंस गए साले, अब देखते हैं इनके साथ क्या होगा। लेकिन साथियों, जो व्यक्ति अपनी नियति से सच्चा होता है, उस व्यक्ति को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। अब मैं भी बरी हो गया, मेरा भाई 2019 में ही बरी हो गया। तो उससे पहले डियर फ्रेंड्स जो मैं करता था, बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा कि मैं क्या काम करता था, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव वालों की वीडियो देखी होगी कि विरोध कर दिया, मास्टर सुखविंदर खोखा ने हरियाणा की कल्चर को बर्बाद कर दिया। ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी। आपने वो चीजें नहीं देखी कि मास्टर सुखविंदर खोखा एक हरियाणा का वो व्यक्ति है जिसने चिमनी भट्टों पर जाकर उन बच्चों को
पढ़ाया जिन बच्चों को स्कूल का पता ही नहीं कि स्कूल भी होते हैं क्या। उन बच्चों को किताबें दी। हजारों लड़कियों को डियर फ्रेंड्स, जिन्हें यह नहीं पता था कि हरियाणा सरकार कन्यादान देती है, उन्हें कन्यादान दिलवाने का काम किया। लाखों अध्यापकों को पढ़ाया, लाखों नर्सिसों को पढ़ाया, करोड़ों बच्चों को पढ़ाया और 5 लाख किताबें बच्चों को दान दी। ये चीजें बहुत सारे साथी नहीं जानते, लेकिन आज इन लोगों ने मैं एक एक पैसे का मोहताज बना के रख दिया, क्योंकि मेरा धंधा इन लोगों ने चौपट कर दिया। जो 30 सितंबर 2022 को मेरे गांव के कुछ दबंग लोगों ने मेरे घर का घेराव करके मेरे को बदनाम करने की साजिश रची, वो साजिश नाकामयाब होगी। और साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिक्षक प्रकोष्ठ का और ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूं। और मैंने उस पद को एक बात पर छोड़ दिया कि उनके जो संस्थापक थे गज्जू बाबा, उन्होंने कहा था कि हेट स्पीच देना हिंदू मुस्लिम के ऊपर, कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आपकी आवाज में दम है, आप हेट स्पीच फैला दें। मैंने मना कर दिया, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम हिंदू हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश में कोई ऐसा स्पीच दूं जिससे कि हेट स्पीच जिसे बोलते हैं, कि हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव बढ़े। क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी के विचारों से बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। उन्होंने आज तक मुस्लिम को अपने से अलग नहीं समझा, तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं हिंदू मुस्लिम के बीच में हेट स्पीच दूं। मैंने दोनों पदों को छोड़ दिया। मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए कि जो हेट स्पीच मैं दूं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई भी ऐसे हैं जो इस हमारे देश की धरती से प्यार करते हैं। वो इस देश की मिट्टी को अपनी मिट्टी मानते हैं, इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस देश की मिट्टी को चूमते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे औरंगजेब की भी औलाद है, लेकिन अगर यही बात मैं मुस्लिम के बारे में कहूं तो हिंदुओं में भी बहुत सारे जयचंद है, जो हमारे देश के हिंदू होते हुए भी अपने आप को उन ताकतों से जोड़ के देख रहे हैं जो जिन्हें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, हमारा राष्ट्र भाड़ में जाए। तो साथियों, मुझे एक लड़ाई लड़नी है और मैं आज बिल्कुल अकेला हूं। पूरे दुनिया में मैं अकेला पड़ चुका हूं। बिकॉज पहले मैं ये सोचता था कि सारा संसार आपके साथ है। मुझे नहीं पता था कि जब तक पैसा है तभी तक ये लोग साथ हैं। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि
चलते रहो, कोई ना कोई तो साथ देने वाला जरूर आएगा। डियर फ्रेंड्स, जो ये खाप पंचायतें हैं, ये खाप पंचायतें करती क्या है देश में, और इनका काम क्या है? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये खाप पंचायतें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है टोटल। कहां से आई पता नहीं, पहले थी, बट अब ये जो देश है, ये देश संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, और इस संविधान में भी बहुत सारे नए प्रावधानों की आवश्यकता है, बहुत बदलाव की आवश्यकता है। बाबा साहब के सपने तभी सफल होंगे क्योंकि बाबा साहब एक वो कोई जातिवादी व्यक्ति नहीं थे। उन्हें हिंदू धर्म से कोई नफरत नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई 1927 में। 1927 में मनुस्मृति जलाई, उसके पीछे कोई और कारण रहे होंगे, मुझे भी पता है जलाई। क्योंकि उस समय वो चीजें थी, बट आज क्या आप उन्हीं चीजों से में जूझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जमाना बिल्कुल बदल चुका है। पहले जमाने के अनुसार जो चीजें थी, आज वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं। पहले जो काम धंधे थे, वो धंधे आजकल समाप्त हो चुके हैं। आज बहुत सारे धंधे लुप्त हो चुके हैं जो पहले थे। तो हमें आज के युग में जीना है या जो पहले युग था उसमें जीना है? अगर हमें आज के युग में जीना है साथियों, तो मॉडर्न तरीके से हमने काम करना होगा। मॉडर्न सोच को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और कल का जो मेरा लाइव था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी जाति के ऊपर, कि हमारी कोई जाति नहीं है, जाति सिर्फ व्यवसाय थे। और मैं बचपन से एक चीज सुनता आ रहा हूं, और शायद आप भी सुनते आ रहे होंगे, कि व्यक्ति ने अपनी जात नहीं छुपानी चाहिए। मुझे आज समझ में आया है कि व्यक्ति अपनी जात बेशक छुपा लो, जात अपनी बेशक बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जात हमारी है ही नहीं। कौन सी जाति है आपकी? जाति तो वैसे बन गई, परमानेंट ठप्पा अंग्रेजों ने लगा दिया कि इस जाति में पैदा हुआ है तो आप यही हैं। जाति परिस्थितियों के अनुसार आप बदल सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में जात नहीं छुपानी चाहिए। क्यों? जात से चिपके हुए हो क्या आप? कौन सी जात है? डियर फ्रेंड्स, अगर नहीं छुपाना चाहिए तो अपना गोत्र नहीं छुपाना चाहिए बस, क्योंकि हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ गोत्र है। क्योंकि ये गोत्र, हमारे जो गोत्र है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। बहुत सारे गोत्र हमारे ऋषि मुनियों से आए, यानी कि ब्राह्मणों से आए हैं। ब्राह्मण का मतलब यहां कोई जाति नहीं है। बहुत सारे लोग ब्राह्मण को जाति से जोड़ देते हैं। ब्राह्मण इज नॉट एनी कास्ट।
कोई जाति नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है हमारा। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, और वो किसी को भी हो सकता है। मनुस्मृति का दहन किया गया। मनुस्मृति में कोई ऐसे नियम नहीं थे कि आप ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण ही हैं। मनुस्मृति का सीधा सीधा नियम यही है कि आप जन्म से शूद्र पैदा होते हैं। पढ़ के देख लेना असली मनुस्मृति का। और आप अपने कैलिबर से जिस भी वर्ण को प्राप्त करना चाहते हैं उस वर्ण को आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जाति के आधार पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। एक व्यक्ति दो वर्णों में भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, भगवान परशुराम वो क्षत्रिय भी थे। भगवान परशुराम was not only Brahman but also अक्षत्रिय। वो क्षत्रिय भी थे, दो वर्ण थे उनके पास। महर्षि वाल्मीकि, आप क्या सोचते हैं उनका कौन सा वर्ण था? वो ब्राह्मण वर्ण में थे, क्योंकि वहां पे जन्मगत कुछ भी नहीं था। और ये जो जन्मगत चीजें बनाई है कि जिसका जिस जाति में जन्म हो गया वो वही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स। ये हमें गलत पढ़ाया गया है, गलत सिखाया जा रहा है। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने इन चीजों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर हम जाति के आधार पर अपने आप को किसी से श्रेष्ठ मान रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी बैड थिंग। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। जाति के आधार पे, अब एक बात बताएं, कर्म के आधार पे जाति थी तो कर्म कौन सा छोटा है? कर्म तो सारे बराबर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति सफाई करता है, जो गंदगी उठाता है, सबसे बड़ा कर्म तो उसका है। जो गंदगी फैलाता है और एक गंदगी को उठाता है, उसको साफ करता है, तो आप अपनी अंतरात्मा से बताएं कि बड़ा कौन है, गंदगी फैलाने वाला या गंदगी को साफ करने वाला। लेकिन दुर्भाग्य है कि गंदगी को जो साफ करता है हम उसे नीच मान लेते हैं, और जो गंदगी फैलाता है उसे हम उच्च मान लेते हैं। साथियों, समझने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। समाज ये तभी बदलेगा, मेरा प्रयास रहेगा, अगर आप को लगता है कि हां ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो साथियों वीडियो को शेयर करें और मेरा सहयोग भी करें। मैं आपके सहयोग से, मैं खुला वायदा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि आपके सहयोग को मैं मेरे घर पे नहीं लगाऊंगा। घर पे लगाना होता तो डियर फ्रेंड्स मैं 10-12 करोड़ रुपए तो आज से 8 साल पहले कमा चुका था। मैं आज अरबपति होता। मैं काम कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, मानवता के लिए काम कर रहा हूं। अगर किसी को विश्वास हो तो मुझसे जुड़े रहना, मेरा सहयोग कर देना, मेरी वीडियो को शेयर करते रहना। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे पैसे लेकर और मैं अपने घर को बनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा अगर होता है तो साथियों मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई व्यक्ति सहयोग करेगा। आजकल कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती कि मैंने आपको इतना सहयोग किया था, वो कहां गया।
वो मैं आपको बता सकता हूं। मेरा एक बेटा, डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी ऑलरेडी जानते हैं, ध्रुव कुमार खोखा। डियर फ्रेंड्स, वो आज भी मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने किसके लिए काम करना है? हर व्यक्ति अपनी औलाद के लिए सोचता है। हालांकि वो अभी 12 वर्ष का हुआ है, बट ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। किसके लिए काम करना है मैंने? इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जितने साथी जहां तक सुन सकते हैं सुन लेना। जब, डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं शादी करवाना नहीं चाहता था, गवर्नमेंट जॉब करना नहीं चाहता था। गवर्नमेंट जॉब तो मैंने की भी नहीं, मैं करूंगा भी नहीं। गवर्नमेंट जॉब मैं आज भी कर सकता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे आज भी इनवाइट कर रही है। वो भी कहती है कि 1,00,000 सवा लाख रुपए ले ले। भगवान कसम, डियर फ्रेंड्स, मेरे हर दिन 2-3 मेल आती है कि आप आ जाएं, क्योंकि मेरे पास पीजी लेवल में ट्रांसलेशन में 74% की डिग्री रखी हुई है घर पे, जो हरियाणा में किसी के पास नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि गुड़गांव यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद में कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हुई हैं जिन्हें ट्रांसलेटर की आवश्यकता है। बट आई विल नॉट बी ट्रांसलेटर फॉर एनी मल्टीनेशनल कंपनी। मैं अपने राष्ट्र के लिए काम करूंगा। तो संयोग से, बाय चांस, मेरी शादी हो जाती है। शर्त एक रखता हूं मैं, सिर्फ मेरे जो फादर इन लॉ यानी ससुर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने शादी इसलिए की कि बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। क्योंकि हर माँ बाप जब लड़की का रिश्ता देखता है तो ऐसा ही सोचता है कि एक अच्छे परिवार में जाए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो या अच्छी प्राइवेट जॉब हो या अच्छी जमीन जायदाद हो या कोई अच्छा बिजनेस हो। हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो उसकी ये इच्छा थी, मैं ये नहीं कहता कि उनकी इच्छा गलत थी। तो जब वो मुझसे पहली बार मिलते हैं, पहली बार मिले, मुझसे बात हुई, उस समय, डियर फ्रेंड्स, मेरी उम्र 31 वर्ष थी। और मेरी इंग्लिश ग्रामर पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। खुद की लिखी हुई पुस्तक इंग्लिश ग्रामर पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। यहां तक कि जिस गांव में मेरी शादी हुई उस गांव में भी वो पुस्तक पहुंच चुकी थी। अब उन्हें ये श्योर था कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, गवर्नमेंट जॉब लगेगा ही लगेगा। मैंने कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा। अब उन्होंने सोचा, शादी के बाद दिमाग बदल जाता है, तो उन्होंने मेरा रिश्ता कर दिया और शादी हो जाती है। शादी को कुछ दिन हुए थे, डियर फ्रेंड्स, कि मेरा सब इंस्पेक्टर का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है घर पे। मैंने वहां जाना नहीं था, उन्हें पता लग गया। उन्होंने कहा सब इंस्पेक्टर का वो रहता, आप जा क्यों नहीं गए? मैंने करनी ही नहीं।
तो डियर फ्रेंड्स, उसने क्या किया कि लड़की को घर लेके चला गया। चला गया तो मैं तो अपने काम में मस्त था। मेरा पब्लिकेशन का काम, मुझे इतना शादी के लिए मतलब जो टाइम दिया जाता है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैंने तो खुशी सी महसूस हुई कि चलो पीछा छूटा, अपने काम पे फोकस करो। मैं अपने काम पे फोकस रखा मैंने और मैं राजस्थान की तरफ निकल गया। हनुमानगढ़ गया पहले, फिर हनुमानगढ़ की एक तहसील है नौहर, नौहर में आ गया। नौहर से भादरा, फिर गोगामेडी, और गोगामेडी से फिर सीधा उस साइड सिद्धमुख, और उस साइड निकल गया फिर मैं चूरू साइड। तो मेरे पास मेरी मिसिस का फोन आता है कि आप आए कौन। मैंने कहा सब आपके पिताजी आपने ले गए, मेरा कोई काम नहीं। I can't do any job, whether it is government or private, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैं नहीं कर सकता। I am living for my country, I will do special। उसने कहा फिर मैंने कहा आप अपने पापा से पूछे, मैं क्या बताऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि आपने आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आ सकता हूं, लेकिन मैं आपके घर में एंट्री नहीं करूंगा, दैट्स माई कंडीशन। आपको सड़क पे मिलना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सड़क से उसे बैठाकर घर ले आया, और वो भी डियर फ्रेंड्स, मैं अब अध्यात्म पर भी आता हूं, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, इसमें भी हालांकि मुझे पहले इतना विश्वास नहीं था, अब मैं पूरी स्टडी करता हूं इसके ऊपर, यानी कि 2-2.5 घंटे मैं स्पिरिचुअलिटी पढ़ता हूं, हिंदू धर्म का अध्ययन करता हूं कि ये वाकई में साइंस पर टिका हुआ है या साइंस से भी बहुत आगे है। तो मैंने तो यहां पाया है कि ये साइंस तो बहुत पीछे है, हमारा धर्म तो बहुत आगे है, हम तो समझ ही नहीं पाए। हमारे धर्म ग्रंथों को जो अमेरिका जैसे देश है वो पढ़ के बहुत एडवांस हो गए, और हम बेवकूफ बने बैठे रहे। हमारे ही धर्म में आपस में लड़ते रहे, हम एक दूसरे के देवी देवता को गाली बकते रहे, यहां ऊंच नीच देखते रहे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। काश हम हमारे धर्म को समझ जाते। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी मिसिज ने, वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, व्रत स्टार्ट कर दिए। व्रत स्टार्ट किए तो उनकी एक बात थी कि मैं व्रत करूंगी, तो उसमें डियर फ्रेंड्स, मैं पूरा खुल के नहीं बोल सकता, आप समझ जाओगे, समझदार व्यक्ति सुन रहे हैं, कि यानी कि फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने। मैंने कहा मास्टर सुखविंदर खोखा विल नॉट टच यू। डियर फ्रेंड्स, आपको आपके बच्चों के जन्मदिन याद होंगे, कौन सा बच्चा किस दिन पैदा हुआ, लेकिन आपको वो तारीखें याद नहीं होगी कि आपकी पत्नी किस डेट में प्रेग्नेंट हुई। बट मुझे वो प्रेगनेंसी का डे भी याद है, 26 नवंबर
1911 को मेरी मिसिस प्रेग्नेंट हो जाती है, एग्जैक्ट। और उसके बाद पुनः वही चीजें, नो रिलेशन, यानी कि नो फिजिकल रिलेशन, कोई मिलना जुलना कुछ नहीं। मैं मेरे काम पे जुटा रहा, बस काम करता रहा और काम करता रहा। तो साथियों, अब प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा तो बाहर भी आना है। अब मेरे पास पैसा है नहीं, क्योंकि मेरी तो जो कमाई होती थी मैं तो गरीब बच्चों पर लगाता था। और ये मत समझना कि मैं वैसे बोल रहा हूं, आई हैव ऑल द प्रूफ, सब कुछ प्रूव कर सकता हूं। और बहुत सारे साथी जो मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास कुछ नहीं, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हुआ डियर फ्रेंड्स सिविल हॉस्पिटल हिसार बाय ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर थी, उन्होंने एक बात कही कि मैंने ऑपरेशन करते हुए 18 वर्ष हो गए, आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जिसकी मुट्ठी खुली हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी ऐसे होती है, लेकिन इस शेर की मुट्ठी ऐसे थी, ऐसे। तो डियर फ्रेंड्स, रिश्तेदारियों में पता चला भाई लड़का हो गया, लड़का होगा, बड़ी खुशी हुई। अब जो मेरे फादर इन लॉ थे वो कहने लगे अब तो सुधर जाएगा। अब सुधरने के बताओ, मैं बिगड़ रहा था। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चों को पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बट कोई ऐसा चाहता नहीं है। आप दूसरे के लिए काम करें, ऐसा कोई नहीं चाहता। मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते। मुझे भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। मैं आप तो जो कुछ भी आया सारा दुनिया में लुटा दिया, ये आप बैठे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे तो ठीक है, बैठा हूं। तो साथियों, जब वो जलवा पूजन होता है, जलवा पूजन के लिए मैंने मेरी ससुराल में कॉल की कि हम 9 अगस्त 2012 को वो पैदा हुआ था, ज्ञानेश्वर जयंती थी, और उसके साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी थी, 2 जयंती थी उस दिन। मैंने कॉल की कि भाई जलवा पूजन है, आप आ जाना। तो मेरे ससुराल वालों की उनका एक ही रिप्लाई था, यहां कैसा जलवा पूजन होगा, इसके पास कुछ है तो नहीं। डियर फ्रेंड्स, यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कुछ था भी नहीं, कुछ नहीं था। मैंने सोचा कॉल कर तो दी, अब आपके पास कोई व्यवस्था तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, कैसे होगा ये संभव। फिर साथियों, मेरे एक दोस्त है मास्टर सुदेश पाल जी, उनके पास मैं फोन करता हूं, भी ऐसी बात है। साथियों, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सिर्फ आए और उनके आने के बाद हमने जो व्यवस्था की, आज तक हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई।
72 घंटे तक प्रोग्राम चला और मेरी ससुराल वाले तो नेक्स्ट डे आए थे, जब उन्हें पता चला कि वहां तो एक्चुअली में ही प्रोग्राम है। और प्रोग्राम ऐसा कि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि वे प्रोग्रामों में तो एंजॉयमेंट होता है, उसमें ड्रिंक भी चलती, ड्रिंक करने वाले ड्रिंक करेंगे। 4.5 लाख रुपए की तो सिर्फ शराब आई। एक सामान्य से परिवार में। और अब जो नेक्स्ट यानी कि जब ध्रुव कुमार खोखा 14 वर्ष का होगा 2026 में, 9 अगस्त 2026 में 14 साल का जब होगा, उसी समय उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। उससे पहले ये हर बार कह देता है पापा जन्मदिन है, मैंने कहा नो, 14 साल के बाद नहीं, मैं केक रख भी सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन चीजों को, उन परंपराओं को समझता हूं। तो साथियों, मेरा जो जिंदगी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमारे कागजों से जाति को कटवाना, क्योंकि हमारी जाति जब है ही नहीं, जाति है तो या तो हम आदमी है या औरत है या फिर डाई जाति, इसके अलावा हमारी जातियां हैं ही नहीं। या प्रोपगेंडा रच दिया 36 बिरादरी, कौन सी 36 बिरादरी, कौन, अरे 4,500, अगर ये जातियों की बात करें तो 4,500 जातियां तो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने खोज ली थी भारत में। आप 36 बिरादरी के चक्कर में बैठे हैं। कोई जाति नहीं है, जाति है तो 2.5 है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 जातियां हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, यानी कि पुरुष, महिला और किन्नर आदि बोली जाती। वो ना ही आदमी होते बेचारे, ना ही औरत होती, 2.5 जाति हैं। बाकी ये जो सारा हमारे ऊपर लाद दिया गया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं बनिया हूं, मैं धोबी हूं, तेली हूं, नाई हूं, बावरी हूं, सैसी हूं, वाल्मीकि हूं, धानक हूं, नथिंग। हमारी पहचान हमारी जाति नहीं है। हमारी पहचान अगर है तो हमारा गोत्र है, और एक गोत्र हर जाति में मैच करता है। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही जगह से निकले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, कि कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है, कोई किसान है, उसके 5 बेटे हैं, कोई जरूरी नहीं कि 5 ही खेती करेंगे, और 5 खेती कर भी नहीं सकते। सारे व्यक्ति खेती कर भी नहीं सकते। बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खेती सिर्फ इंसान से नहीं होती। खेती करने के लिए दूसरे व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। खेती करने के लिए हल की जरूरत भी पड़ती थी। कौन बनाएगा? कहां जाना पड़ेगा? लकड़ी का काम करने वाले के पास भी जाना पड़ेगा। जो लोहे का काम करता है उसके पास भी जाना पड़ेगा। खेत में पानी पीने के लिए घड़ा भी रखना पड़ेगा, मीन्स कुम्हार के पास भी जाना पड़ेगा। पैरों में पहनने के लिए जुत्ती भी चाहिए, चमार के पास भी जाना पड़ेगा। शरीर के ऊपर कपड़ा भी चाहिए, सिर के ऊपर पगड़ी भी चाहिए, जुलाई के पास जाना पड़ेगा। अकेला खेती कैसे हो जाएगी? या आप ऐसे थोड़े ही कि केले के पत्ते लपेट कर खेती कर रहे हैं और अपनी उंगलियों से जमीन को फाड़ रहे हैं। हर चीज की आवश्यकता होती है। तो उसी हिसाब से वो जातियां बनती गई। यानी कि
किसी ने तेज निकाल दिया तेली, किसी ने सोरा निकाला सोरगर, और बहुत सारी जातियां वैसे ही बन गई, वो गुण दोष के आधार पे बन गई। बहुत सारे गोत्र गुण दोष पर बन गए, और बहुत सारे गोत्र नहीं है, बहुत सारी उपाधि हैं, वे गोत्र नहीं है। जैसे कि सरदार है, ये कोई गोत्र थोड़ा ही, सेठ है, चाहे किसी भी जाति का, जिसके पास अच्छे पैसे हैं, बाजार में बैठ जाओ, अच्छी दुकान कर लो, 5-10 नौकर रहेंगे, आपको कौन आपकी जाति पूछेगा, आपको सेठ जी बोलेंगे। तो साथियों, हमारे जब गोत्र आपस में मिलते हैं, इसका मतलब हम सब एक हैं। तो फिर ये भेदभाव किस बात का? चलो पहले मान लेते हैं कि भाई पहले भेदभाव इसलिए था कि भाई ये लोग मांस मीठी खाते हैं, इनमें दुर्गंध आती है। लेकिन आज तो सिस्टम पलट गया। तो पलट गया तो आप क्यों नहीं पलट रहे? आप अपनी सोच को क्यों नहीं पलट रहे? क्या आप टाटा को लोहार बोल सकते हैं? लोहे का काम तो उसका है। जिंदल को लोहार बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बिड़ला को आप धानक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लिबर्टी बाटा वालों को चमार बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो चमड़े का काम तो उनका है। जो आदमी चमड़े का काम नहीं कर रहा, उसे चमार किस बात के लिए बोल रहे हैं आप? क्योंकि ये चीजें रिटर्न में आ चुकी हैं, रिटर्न में, और इन चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान अपने गोत्र से रखें। मैं बचपन से एक चीज सुनता आया हूं कि जाति मत छुपाओ, जाति मत छुपाओ, और अब पता लगा जाति है ही नहीं। क्या नहीं छुपाई जाति? तो ये बात तो मैं मान लूंगा कि अगर आदमी है तो आप औरत बन के किसी को न ठगे। अगर आप औरत हैं तो किसी को आदमी बनकर न ठगे। और आप ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि हिजड़े हैं, किन्नर हैं, तो आप किसी के साथ धोखाधड़ी न करें। जाति सिर्फ 2.5 है, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। जो लोग जाति लिखे घूम रहे हैं, जातियों के नाम से आईडी बनाते हैं, ये सिर्फ जातिवाद का जहर बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अपनी पहचान बनाओ, अपने गोत्र से बनाओ, अपने गांव से बनाओ, अपने काम से बनाओ। जाति से क्या पहचान बनाते हो आप? क्या पहचान है जाति की? कोई पहचान नहीं बनती जाति से। और यही मेरा संघर्ष रहेगा साथियों। जिनको ये लगता है कि साथ देना चाहिए तो दे देना, नहीं लगता तो वे, जैसे कि हर इंसान को जिनका बड़ा लक्ष्य होता है, उन्हें अकेला चलना पड़ता है, तो अकेले ही निकले हुए हैं। सारा डर एक साइड रख दिया है। किस बात का डर है? कोई डर नहीं किसी भी बात का। और मैं उन सभी सिंगर साथी हैं, राइटर साथी हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि जाति के ऊपर गाने न बनाएं। आप सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर घोलते हैं। जाति में कोई दम नहीं है। दम यहां से होना चाहिए, यहां से। आपके कर्म, आपके करते क्या हैं? किसी के 2-2.5 किले होंगे, ट्रैक्टर लिया, लिख दिया जाट। क्या समझते हैं यार? क्या दिखाना चाहते हैं आप? मेरी सगी बुआ के ससुर के 80 किले जमीन है और नहर के नीचे हैं। साथियों, इन चीजों में मत उलझो आप।
आप पुनः गुलामी की तरफ जाएंगे। किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव न रखें, बिकॉज देयर इज नो कास्ट। अपनी पहचान अपने गोत्र से बनाएं, क्योंकि ये गोत्र हमारी असली पहचान है। ये गोत्र हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। किसी को अपने पूर्वज के नाम से, किसी को अपने गुण के आधार पे, किसी को अपने दोष के आधार पे, किसी को अपने स्थान के आधार पे। इसके अलावा ये गोत्र कहीं से नहीं आई, और यही हमारी असली पहचान है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि हर गोत्र के, फॉर एग्जाम्पल चहल गोत्र लेते हैं हम, क्योंकि चहल एक जाना माना गोत्र है हरियाणा में जाटों का। तो ये चहल गोत्र तो वाल्मीकियों का भी है। सरावत गोत्र है, ये कौन सी कास्ट में नहीं है? लिख दो यहां पे, राइट डाउन। हर गोत्र हर जाति में है। ये सीधा संकेत करता कि हम सभी एक ही प्रणाली से निकले हुए हैं। जितने भी जोगी हैं ये सारे जाट थे, लेकिन आज जोगियों को हम किस नजर से देखते हैं? डियर फ्रेंड्स, किसी ने सांप पकड़ लिया, सपेरा हो गया, जाति बन गई। फिर उनके जो वंशज है वो भी सांप पकड़ना सीखने लगे। धीरे धीरे वो सारे सपेरे बन गए। किसी ने सांप मार दिया, वो नौड़ बन गए, वो गोत्र मारा है। राजस्थान का निकास है। सारे के सारे वहां पे जाट और ब्राह्मण नौड़ है, और मारे गोती बणिए भी हैं। तो भेदभाव किस बात का भाई? ये जो अंग्रेजा ने जो लिख दी जाती जन्म के आधार पे कर दी, आप उसी चीज ने मान रहे हैं। सपोज करें आप ब्राह्मण हैं, आपको 10 तक पढ़े नहीं आते, आपको वो मतलब वह चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए जो हमारा प्राचीन ज्ञान है संस्कृत वाला। अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आती और अपने आप को ये बोल रहे हैं हम तो ब्राह्मण हैं, संस्कृत का आपने कुछ भी नहीं आता, आप ब्राह्मण नहीं। तो साथियों, आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर किसी साथी ने मेरे इस अभियान में मेरा योगदान करना है तो मेरा सहयोग जरूर करें, जैसा भी आपसे बन पाए। हाँ, मैं लड़ूंगा पक्का, मरते दम तक लड़ूंगा, और इसी चीज के लिए लड़ूंगा कि कास्ट को हटाया जाए, क्योंकि कास्ट है ही नहीं। ये अंग्रेजों की देन है जो कागजों में लिख दी, उससे पहले किसी ने कागजों में नहीं लिख रखी थी। कोई जन्म के आधार पे जातियां नहीं थी, वो कर्म के आधार पे वैसे बोल देते थे बस, और वो उनकी जाति थोड़ी थी। ये तो अंग्रेजों ने बनाई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे राज करना था, बेवकूफ बनाने थे, बेवकूफ बना दिए। अब थोड़े बेवकूफ बने रहेंगे। लोगों के साथियों जाति बदल गई, लोगों ने अपने धर्म बदल लिए, लेकिन गोत्र वहीं पे स्टैंड कर रहा है। अगर आप किसी मुस्लिम साथी से पूछेंगे कि आपका रियल में गोत्र क्या है, अगर वो हमारे हिंदू के गोत्र से मैच न कर जाए तो गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि वो इसी देश के हैं। और भी जो औरंगजेब
या औरंगजेब के साथ जो आए थे, या जो बाहरी आक्रांता आए, बाहर से जो आए, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ बहुत सारे रेप किए, बहुत सारी औरतों के साथ गलत काम किए, शादी की, उनके बच्चे पैदा किए, उनकी औलाद होगी तो उनका कोई इलाज नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।